नमस्कार बच्चों, पूर्व टर्म 1 की परीक्षा भी हुई है हिंदी की सेकंड शिफ्ट में। कितने प्रश्न हमारे सही हैं आइए देखते हैं। 2 गद्यांश आए थे। पहला गद्यांश था क्रोध एक नकारात्मक भाव है। इस तरह के भाव मनुष्य के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इस तरह के भावों से मनुष्यों के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। यह सच है कि क्रोध का आरंभ चाहे मूर्खता से हो ही क्यों ना हुआ हो, पर उसका अंत पश्चाताप से होता है। हम सब कुछ जानते हुए भी इससे स्वयं को दूर नहीं रख पाते। यदि हम इस तरह पर पूरा नियंत्रण नहीं रोक सकते तो भी उसे रचनात्मक बनाकर इसे होने वाली बीमारियां और हानियों से तो बच सकते हैं। यदि किसी पर क्रोध आए तो उसी क्षण उस व्यक्ति की हास्यास्पद तस्वीर मन में बना लें या किसी चुटकुले का पात्र ही उसे बना दें और पेन तथा डायरी तक कुछ भी लिखें। ये जो हमारा गद्यांश आया था, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, मनुष्य को स्वस्थ तथा सुखी रहने के लिए आवश्यकता है कि वह किस पर क्या करे। इसका उत्तर आपको देना है, तो इसका उत्तर है क्रोध पर नियंत्रण करे। ग इसका आंसर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित रिश्तों में दरार डालने वाले भावों में से एक भाव है, तो वो कौन सा भाव है? क्रोध। इसका भी ग आंसर है। क्रोध इसका आंसर है। क्रोध ग आपने लगा लिया होगा। और हमारे द्वारा किए गए क्रोध का अंत होता है, किससे होता है? पश्चाताप से। ये ग इसका आंसर है। आड़ी तिरछी में समास है, द्वंद्व समास। दोनों पद जो है समान होते हैं, प्रधान होते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न है, नकारात्मक का विपरीतार्थक शब्द है सकारात्मक। ये ग इसका आंसर है। फिर अथवा करके दूसरा गद्यांश है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश को खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इस बात की आशंका किसी को भी नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में बल्कि खेतों से बाहर मंडियों तक में होने लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग खाद्यान्न की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार ज़रूरी थी। ये हमारा गद्यांश आया था और भी है, तो इसके प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हरित क्रांति अपने साथ क्या नहीं लाई? तो क्या नहीं लाई हरित क्रांति अपने साथ? इसका ग जो आंसर है, देखिए निशान लगा हुआ है, बेहतर गुणवत्ता वाली फसल, ये नहीं लाई अपने साथ। दूसरा प्रश्न है, गोबर खाद की विशेषता है? तो गोबर खाद की विशेषता है ये ग, जैविक उर्वरक, जैविक है और उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है। ठीक है, जैविक है और उर्वरक शक्ति को बनाए रखती है। ग इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, रासायनिक खाद की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है सस्ता होना। ठीक है। चौथा प्रश्न है, रासायनिक खाद के अतिरिक्त किस प्रमुख समस्या का उल्लेख है? तो इसका आंसर है चौथे का क, किसानों का परंपरागत कृषि से दूर होना, ये इसका आंसर है। 5वां देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ये जहरीले कीटनाशक, ग, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काव्यांश आ गया है, पहला काव्यांश। पहले काव्यांश में देखते हैं, बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो, संशय की खिड़कियां खोल, किरणों को मुस्काने दो। इस तरह से काव्यांश है। तो इस काव्यांश में प्रश्न पूछे गए हैं और पहला प्रश्न है, सूर्य द्वार से ही क्यों लौट जाएगा? तो इसका उत्तर है ये घ इसका आंसर है। सारे सही है मान लीजिए। इस तरह से ऊंचे भवन होने के कारण, आंगन न होने के कारण, चमक दमक व दिखावे के कारण, तो ये घ इसका आंसर है, ये घ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आज रिश्तों के डरे डरे होने का क्या कारण, आप क्या कारण मानते हैं? तो दूसरे प्रश्न का जो है आप क्या कहेंगे आंसर? अपनेपन की कमी, ये इसका आंसर है।
तीसरा, तिमिर शब्द का अर्थ है अकेलापन। ठीक है। संशय की खिड़कियां खोलो, संशय की खिड़कियां खोल में अलंकार है रूपक अलंकार। ठीक है, चौथा है। पांचवा देखिए, कवि ने क्या संदेश दिया है? कौन सा संदेश दिया है कवि ने? मेल जोल बढ़ाने का संदेश दिया है। अथवा करके एक और ये काव्यांश है, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगी। ये काव्यांश है। तो इसके प्रश्न उत्तर आप कैसे देंगे, कैसे जांचेंगे आपने क्या क्या लिखा है, आइए देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, माँ की कोख से झांकती जिंदगी को घबराहट क्यों हो सकती है? तो पहला आंसर है इसका ये घ, जब मासूम आपस में ये पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, ये उसे बाहर की असुरक्षा का अभाव हो रहा है पहले का। ठीक है। दूसरा देखिए, जब तलवार फूलों पर जोर आजमाने लगे, तब जब मासूम आँखों में खौफ नज़र आने लगे, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये जब मासूमों पर अत्याचार होने लगे, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऐसे ही लग गया था पहले दूसरे की जगह। तीसरा देखिए, कवि के अनुसार बहुत गलत कब है? बहुत गलत कब हो रहा है कवि के अनुसार? जब किलकारियों की गूंज खामोश हो जाए। क पहला वाला इसका आंसर है। चौथा देखिए, कुछ भी गलत नहीं है यदि, ख इसका आंसर है। बचपन गोद में आने लगे, बच्चों का तैयार होने लगे, बाल श्रम बढ़ जाए, है ना, तो इसका ये आंसर है, बचपन गोद में आने लगे, तो सब कुछ सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार अभी किसका वक्त है? तो ये है सोच विचार का, ये इसका राइट आंसर है। आप मिलाते चलिए और आगे हम चलते हैं। अब आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर, व्यावहारिक व्याकरण। तो इसमें पहला प्रश्न है, किन्हीं देखिए निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, इनमें से जो मिश्र वाक्य आपको छांटना है। तो मिश्र वाक्य है, इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका ये भी नहीं, नव संगीत के लिए उत्साह नहीं किया गया, ये भी नहीं। तो मिश्र वाक्य है ना, जब तब जैसे वैसे, यह है जो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, ये वाला इसका मिश्र वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में बदलना है। तो मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये ख इसका आंसर है। मूर्तिकार ने सुनकर जो है जवाब दिया, ये आंसर है। तीसरा देखिए, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद बताना है। इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ये हमें छांटना है। तो जो है जिसका नाम कैप्टन है, ये आश्रित उपवाक्य है, जिसका नाम कैप्टन है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। और ये जो है ना विशेषण उपवाक्य है, एक चश्मे वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसका नाम कैप्टन है। तो आश्रित उपवाक्य क्या है, ठीक है। एक आपको पता है प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, है ना। प्रधान उपवाक्य की क्रिया अंत तक बनी रहती है और आश्रित उपवाक्य जिसकी क्रिया अंत तक नहीं बनी रहती। जिसका नाम कैप्टन है ये आश्रित उपवाक्य। कौन सा है, विशेषण उपवाक्य, जिसका नाम कैप्टन है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 4 पर। 1 साल पहले बने कॉलेज में शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। तो इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसका ऑप्शन सही है, देखिए पढ़ के देख सकते हैं हम। शीला अग्रवाल की जिस कॉलेज में नियुक्ति हुई थी वह 1 साल पहले बना था। शीला अग्रवाल की 1 साल पहले बने कॉलेज में नियुक्ति हुई थी। तो 1 साल पहले कॉलेज बना था और उसमें जो है शीला अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। क्योंकि हमें संयुक्त उपवाक्य में छांटना है तो ग इसका ये आंसर है, देखिए, है ना। और यदि, इसलिए, परंतु, तथा इस तरह के जो वाक्यों योजक शब्दों से
जो समानाधिकरण दो वाक्य जुड़े रहते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ग इसका राइट आंसर है। पांचवा देखिए, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य बताना है। स्पष्ट दिख रहा है कि ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो और से जुड़ा है, परंतु से जुड़ा है विवेक शब्द से। आगे चलते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, वाक्य पहला है, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो पहला इसमें क्या छांटना है आपको, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। ठीक है, तो ये कौन सा वाच्य है, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, छांटिए, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तरी वाच्य है या कर्णवाच्य है। ठीक है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तरी वाच्य। ठीक है, कर्तरी वाच्य कैसे है, अशोक इसमें कर्ता है और कर्तरी वाच्य में क्रिया का विधान कर्म इसके अनुसार कर्ता के अनुसार आता है। कर्ता अगर एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी एक वचन आएगी, पुल्लिंग आएगी। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, दिया देखिए जो क्रिया आ रही है अशोक के अनुसार, कर्ता के अनुसार आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, कौन सा हो गया है, ग, ये कर्तरी वाच्य। दोबारा से निशान लगा रहा हूँ, ये हो गया ग, कर्तरी वाच्य। दूसरा देखते हैं, सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य इसमें से कौन सा होगा, पढ़ के देखते हैं एक बार। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठा जाता, और सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। ये जो है इसका क्या हो गया, भाववाच्य, ये घ। आप समझ गए होंगे, जो भाववाच्य होता है इसमें भाव प्रधान होता है, ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता, भाव प्रधान होता है। क्रिया जो है भाव के अनुसार आती है और हमेशा अकर्मक क्रिया आती है। और एक बात और है इसमें कि पुल्लिंग आएगी, एक वचन में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी, और जा क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, जा का भूतकाल भी आता है, जा क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये होता है भाववाच्य। तो सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। एक बात और है, आने वाली परीक्षा के लिए भाववाच्य में आपने अगर कभी गौर किया हो तो 90% नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। मैं 10% नहीं कह रहा हूँ, 90% नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। नकारात्मक कहते हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उड़ नहीं सकते, है ना, उड़ा नहीं जाता। अभी मैंने उड़ा बोल दिया है, तो उड़ना जो है कौन सी क्रिया है, अकर्मक, और उड़ाना ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, राम ने कबूतर उड़ा दिए, तो उड़ा दिए जो है ना वो अब सकर्मक हो गई। क्या उड़ा दिए, कबूतर, क्योंकि उसमें कर्म आ गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, हम तो पेपर यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कर्मवाच्य में आपको इसको बदलना है। तो आप पढ़ेंगे सब कुछ त्याग दे सकते हैं, नेताजी द्वारा देश के, ये ग इसका आंसर है, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। तो वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है ये पहचानना है हमें। नवाब साहब द्वारा, देखिए द्वारा से, द्वारा के का प्रयोग होता है और क्रिया जो है कर्म के अनुसार आती है। नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है। ठीक है, खीरा। तो इसमें हमने देखा कि न भाव है, न कर्तरी है, न करण है, कुछ नहीं है, क्या है, कर्मवाच्य। पहला वाला ठीक है। ठीक है, 5वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य है ये वाला। छात्र बगीचे में पौधा लगा रहे हैं, नहीं। मैं दीपावली पर मिट्टी के लिए दीप जलाऊंगा, नहीं। मयंक चीनी भाषा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ये खा है। वीरेंद्र सहवाग द्वारा क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया। ठीक है, इस तरह से। अब हम आते हैं 5वें पर। 5वां प्रश्न है, इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। ये पद परिचय वाला है और पद परिचय में सबसे पहला प्रश्न है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की।
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सूरदास को हमें देखना है। सूरदास जो है एक वचन है, पुल्लिंग है, और क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम है किसी एक व्यक्ति का, ठीक है। और इस पूरे सेंटेंस का कर्ता है सूरदास। तो कौन सा आंसर हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। ये ग इसका आंसर हो गया, ये वाला ग, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वह नित्य घूमने जाता है, ठीक है। तो जो है कौन सा है, अव्यय है, नित्य प्रतिदिन, इसका मतलब ये है कालवाचक, समय दिखा रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जो है अव्यय है, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो घ जो है इसका ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, तालाब में फूल खिलते हैं। तालाब में देख रहे हैं आप, क्रिया है, तालाब में स्वतः फूल खिल रहे हैं, अपने आप खिलते हैं, तो पता चल गया हमें कि अकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ देखिए, सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया नहीं। अच्छा, फूल खिलते हैं, ये भी हमें देखना है, बहुवचन है, और ठीक है, अपने आप फूल खिल रहे हैं, कर्ता ही वाच्य है। तो कौन सा आंसर हो गया, ख, ये आंसर हो गया। अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, ठीक है, वर्तमान काल और कर्तरीवाच्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। आपको, ये देखिए कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। आप जानते हैं जब पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक, है ना, संबंधवाचक, इस तरह से हम पढ़ते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम फर्दर 3 कैटेगरी में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष जब वक्ता सुनने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग करता है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष है। सर्वनाम स्त्री पुल्लिंग दोनों में आएगा आपको, है ना, एक वचन हो गया और ये कर्ता। तो ये ग इसका आंसर। 5वां लेते हैं, सफ़ेद घोड़ा तेज़ दौड़ता है। सफ़ेद, देखिए बच्चों, सफ़ेद, हरा, काला, नीला, पीला, है ना, सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आप पहचानते हैं, विशेषण हैं। और विशेषण में कौन सा गुण होता है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सारे गुण हैं। काला, सफ़ेद गुणवाचक विशेषण है, और सफ़ेद जो है पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें घोड़ा जो है विशेष्य है। तो ये का इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, भय, है ना, ये भयानक, भयानक रस होता है, ठीक है। और भय जो है स्थायी भाव है, सब जानते हैं आप, ठीक है। तो भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, भयानक रस की, ठीक है। आगे चल, तनकर भाला यूँ बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, ठीक है। तो वीर रस की देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, निष्पत्ति हो रही है, वीर रस, ठीक है। तो वीर रस कहाँ है, ये का में ही वीर रस है, ठीक है। मानवीकरण हुआ है, देखिए मानवीकरण अलंकार है। अगर जो आप अलंकार आपसे कोई पूछ ले, भाला बोल रहा है, मानवीकरण अलंकार हो गया। रस कौन सा है, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। तो यहाँ पर रस पूछा है, तो आप लिखेंगे वीर रस। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, किस रस को रसराज भी कहा जाता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। रसराज, रसों का राजा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है रसों का राजा, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को जो है रसों का राजा कहा जाता है। ये प्रश्न हम कर रहे थे, ये देखिए, ये घ इसका आंसर है।
चौथा आगे चलते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? रौद्र, क्रोध है। ये रौद्र रस है और इसका स्थायी भाव आप जानते हैं क्रोध। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी आ सकता है। मान लो पूछ लें कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्रोध। ऊपर वाले प्रश्न में जैसे मैंने बोला श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार वियोग श्रृंगार 2 होते हैं, तो इस प्रकार रसों का राजा भी श्रृंगार है। ठीक है, आगे चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या? देखिए सीधा प्रश्न आया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, सीधा आंसर। आगे चलते हैं। ये पठित जो है गद्यांश है नेताजी के चश्मे से। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान वहाँ पर बने हुए थे। ऐसा करके ये गद्यांश है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन। ग इसका आंसर है। दूसरा, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, कस्बे में ऐसे कुछ ही मकान थे, कुछ ही मकान थे। पहला का ये आंसर है। तीसरा देखिए, नगर पालिका कौन सा काम नहीं करवाती थी? तो सड़कें बनवाती थी, पेशाब घर भी बनवाती थी, कबूतरों की छतरी बनवाती थी, स्कूल नहीं बनवाती थी। लेकिन नहीं पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो स्कूल नहीं बनवाती थी। ख इसका आंसर हो गया। कस्बे में नहीं था, कस्बे में क्या नहीं था? लड़कों का स्कूल, सीमेंट का छोटा कारखाना, लड़कियों का स्कूल या मॉल, है ना? तो मॉल नहीं था। ठीक है, ये वाला मॉल जिसमें आप लोग जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए, फ्री का वाईफाई यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये मॉल जो है नहीं था, ये इसका आंसर है। ठीक है, घ इसका आंसर हो गया। पांचवा देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? तो आप जानते हैं नेताजी की मूर्ति शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बाल गोविंद भगत से है। बाल गोविंद के व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी? तो ये वे गृहस्थ थे, वे साधु थे, वे खेतीबाड़ी करते और परिवार रखते थे, गृहस्थ होते हुए वेशभूषा और विचारों से साधु थे। ये इसका आंसर है। घ है ना, घ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मेरठ का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर घ को घ सीधा ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जैसे आपको सुविधा लगे बोल सकते हैं, वैसे सही उच्चारण घ है ना। दूसरा देखते हैं, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पतोहू से क्या कहा? क्या कहा था? रोने को, उत्सव मनाने को, शोक मनाने को, खाना बनाने को। तो सब जानते हैं बच्चों, उत्सव मनाने के लिए कहा था। ये ख इसका आंसर है। अब हम आ गए हैं काव्यांश पर। पठित काव्यांश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु चोरे, देखा राम नयन के भोरे। स्वद टूट रघुपति ही न दोषु। ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, विवाद चल रहा है लक्ष्मण जी परशुराम जी का कि इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है आपको। परशुराम जी से कह रहे हैं श्री राम ने तो इसे नया जाना था, छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। आपने पढ़ा है बच्चों। और बालक बोली बदऊ नहीं, मैं बालक जान के आपको नहीं, आपका वध नहीं कर रहा, परशुराम जी कह रहे हैं गुस्से में फुल क्रोधित होकर। ठीक है तो पहला प्रश्न पूछा गया है, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया? वे केवल साधारण मुनि नहीं हैं, वे महान योद्धा भी थे। उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को युद्ध में पराजित किया। सारी बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो गया ये घ। ये आंसर देख लीजिए आपने सही लगाया कि नहीं। दूसरा, छुअत टूट रघुपति ने दोषु, यह कथन किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था परशुराम से। आपको ध्यान आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। ग। यह अंश तुलसी के किस ग्रंथ से लिया गया है? सब जानते हैं, रामचरितमानस से लिया गया घ। ठीक है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है।
और कुछ बच्चे रामायण कहें तो रामायण एक्चुअल में वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो संस्कृत भाषा में है। और ये जो रामचरितमानस के पद आपने पढ़े हैं ये तुलसीदास जी ने लिखे हैं, अवधी भाषा में। ठीक है, रामचरितमानस बाद में लिखा गया और जो है वाल्मीकि जी ने बहुत पहले इसको लिख दिया था, रामायण को। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे और आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया था, परशुराम ने लक्ष्मण किन शब्दों में धोया, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर था ये, परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया, ये मैंने बताया था, क्योंकि सारे इसमें सही हैं, हमने देखे थे अभी। वे केवल साधारण मोही नहीं है, वे महान योद्धा भी हैं और ये सब राजाओं को, क्षत्रिय राजाओं को उन्होंने कई बार पराजित किया है। तो ये घ इसका आंसर। छुअत टूट रघुपति ने दोषी, ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा है लक्ष्मण ने परशुराम जी से। ये भी हो गया था। ये अंश तुलसी के किस ग्रंथ से लिया गया है, रामचरितमानस से। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। और यहाँ रामायण के बारे में बताना ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज होते हैं। तो रामायण बच्चों लिखी है वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं इसमें बच्चों, आप ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। परशुराम की किन्हीं 2 चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए। परशुराम जी कैसे थे, ठीक है, तो आप जानते हैं वे शांत थे क्या, नहीं शांत नहीं थे। दयालु थे, नहीं। और विनम्र थे, नहीं। तो ये इसका आंसर है। अत्यंत क्रोधी थे और क्षत्रिय राजाओं के प्रबल शत्रु थे। ठीक है, क्षत्रिय राजाओं से उन्होंने भूमि कई बार विहीन कर दी थी और ब्राह्मणों को दान दे दी थी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, भुजबल भूप भूमि बिन कीनी और विपुल बार महिदे वन देनी, तो उन्होंने इस बात को कहा है। काव्यांश में नयन के भोरे किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ये क। अब आते हैं हम 10वें और अंतिम प्रश्न पर। गोपियों ने योग को किसके समान बताया है, व्याधि के समान। जो योग का संदेश उद्धव जी लेके आए थे व्याधि यानी बीमारी, तो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, गुड़ से चींटी। तो ये हमने आज जो है चर्चा की, डिस्कस किया। कैसा प्रश्न, कैसे कैसे आपने उत्तर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं और मिला सकते हैं कितने प्रश्न आपके ठीक हैं। बच्चों अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों में शेयर भी करें।